नमस्ते, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स के आईपीओ से। तो बेसिकली आईपीओ में बिजनेस क्या है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस है। इसमें प्रॉब्लम क्या दिखती है कि भाई मार्जिन कम है। पिछले अगर 2-3 साल का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 20% के आसपास का मिलता है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो तो लास्ट ईयर तो ग्रोथ था, लेकिन इस ईयर ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली जीरो ही है। कुछ लाख का ही 2-3 लाख रुपए का ग्रोथ है। मल्टीपल करोड़ में ये ग्रोथ मैटर नहीं करता है, लगभग फ्लैट है। तो वो एक नेगेटिव चीज दिखती है। इसके अलावा ये जो पूरा आईपीओ है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द आईपीओ है जो वो है ऑफर फॉर सेल, ओएफएस, जिसमें एग्जिस्टिंग जो अपना इन्वेस्टर है वो अपना स्टेक सेल करके जा रहा है। तो हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा कंपनी में नहीं जाने वाला है, वो इन्वेस्टर की जेब में जाएगा जो अपना जो स्टेक है उसको सेल करके जा रहा है। उसके अलावा 75 करोड़ रुपए वो की फ्रेश इशू है, फ्रेश इक्विटी इशू हो रहा है जो कंपनी में जाएगा। यहाँ पर ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो 70 से ज़्यादा कंट्रीज में अपना माल बेचती है। तो मेरे को इसमें यार प्रॉब्लम ये दिखती है कि जब आप यार 70 से ज़्यादा कंट्रीज में माल बेच रहे हो और अभी भी स्केल नहीं कर पाया, और मैं देख रहा हूँ बहुत पुरानी कंपनी है, तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है प्रमोटर्स के ऊपर कि यार फायर इन द बेली है या नहीं। मतलब जज्बा होता है एक फाउंडर में कंपनी को बड़ा बनाने का। जैसे आप उत्कर्ष बैंक को देखो, 2016 में बैंक स्टार्ट हुआ और 2022-23 अभी लिस्ट हुआ तो 5,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बन गई। वो जो प्रमोटर है वो पहले आईसीआईसी बैंक में अच्छी पोजीशन में काम करते थे, वहां से उन्हें ग्रिप था, तो उन्होंने 16 से 23 तक इतना बड़ा बैंक क्रिएट कर दिया। बट अगर आप इसके वैल्यूएशंस को देखोगे तो उत्कर्ष के सामने कुछ नहीं है, और इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं कि भाई पूरी जनरेशन अगर साफ करना चाहो तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन भी इन्वॉल्व हो गई होगी इस बिजनेस में। और टेक्नोलॉजी में मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए था, मुझे ये लग रहा है, बट मार्जिन इनके पास है नहीं, तो वो एक नेगेटिव चीज़ लगती है। और 70 से ज़्यादा कंट्री में माल बेच के अगर स्केल नहीं कर पा रहे तो अब आगे कहाँ बेचेंगे, तो वो वाली एक दिक्कत लगती है। और अभी अगर प्रॉफिट ग्रोथ फ्लैट है तो भाई अभी के मार्केट में माहौल ये हो गया है, जोमेटो के बाद से आप सब लोग देख ही रहे हैं कि जब प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आती है उस टाइम पे मार्केट में वैल्यूएशन मिलता नहीं है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए तो ये क्वेश्चन होगा, इसके बारे में आगे कभी बात करेंगे जब मैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा लिस्ट होने के बाद। क्योंकि लिस्ट होने से पहले काफी सारी चीजें पता नहीं लगती हैं, डाटा भी क्लीन नहीं आता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, इधर उधर से थोड़ा बहुत डाटा आता है, बट जो क्लीन डाटा है वो आता है लिस्ट होने के बाद। और लिस्ट होने के बाद मार्केट कैसा रेस्पॉन्ड करता है, हो सकता है कुछ नई चीजें हों जो अभी हमारे एक्सेस में नहीं हो, एचएनआईज के एक्सेस में हो, वो सामने आए कि भाई कोई मोट है या फिर कुछ ऐसा है तो सामने आ जाएगा। बट अगर आप इसको आईपीओ गेन्स के लिहाज से अगर खरीदना चाहते हो तो वैल्यूएशन कैजुअल दिखता है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है, 25 से 35 के पी के बीच में ही रहता है ये, तो वहां से लिस्टिंग डे गेन्स मिल सकते हैं। बट इसमें एक क्वेश्चन ये है कि भाई जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे एक आध दिन हो चुका है, तो इसमें ये जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो गया है। तो अगर इसका सब्सक्रिप्शन 10, 15, 17 के ऊपर नहीं जाता है तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग डे गेन्स पे भी एक क्वेश्चन उठ जाता है। क्योंकि पास्ट में आप सारा रिकॉर्ड उठा के देख लो कि जिस भी आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन है रिटेल इन्वेस्टर का और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन वो 20-30 के नीचे है, उसमें पैसा नहीं बना है, उसमें परसेंट में 2-4% इधर या 8-10% क्रैश। तो उससे फायदा नहीं है कि भाई अपना पैसा लगाते हैं। मिनिमम जो है 15,000 के अंदर का ही होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। मैं 2-3 लॉट जनरली लगा देता हूँ, मजा आता है इसमें, यार फ्री का पैसा आ रहा है। बट इसमें पास में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ था, तो मैं इस चीज से अवेयर हो गया कि भाई जिस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन नहीं है उसमें पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और अल्टीमेटली पैसा बनता नहीं है। अगर सब्सक्राइब ज्यादा हो, भले लॉस मेकिंग कंपनी भी है, तो बुल रन में पैसा बन जाता है। पैसा कैसे बनता है, जिस दिन लिस्ट हुआ आपको 10-20-50%, 60% आपका ऊपर लिस्ट होता है, उस दिन आप सेल करो, अपना पैसा लो, मजा मारो, तो वो चीज रहती है। आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा क्योंकि रक्षाबंधन है तो मुझे भी इधर उधर थोड़ा जाना होगा। इससे एक चीज याद आई, लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी सिस्टर अभी नहीं है मेरे पास। वो एक्चुअली बाहर कुछ काम से गई हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है लाइफ में कि वो अभी नहीं है, तो वो वापस आएंगी तो उसके बाद वो सब होगा। तो चलो क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्रतीक जी का क्वेश्चन है, सर विच 5 की पैरामीटर मस्ट चेक बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। ओके, विच 5 की पैरामीटर, आगे का बाद में पढ़ते हैं, पहले इसका जवाब देते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कि कंपनी में कैश है, अगर आरओसी ज्यादा है और आरओई कम है तो कंपनी में कैश है। कैश जिस कंपनी के पास होता है उसका प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है कि बातों का प्रॉफिट है। बातों का प्रॉफिट कैसे होता है कि माल बेच दिया मैंने, उधार में बेच दिया, वहां से पैसे आए नहीं है लेकिन बुक्स में प्रॉफिट चढ़ा लिया,
तो उसमें आपको ये देखना होता है, तो बैलेंस शीट में जाके कैश ढूंढो कि भाई लिक्विड कैश कितना है कंपनी के पास, क्योंकि अल्टीमेटली वही यूज होता है ग्रो करने के लिए। प्लस और चीज़ें देखते हैं विच 5 तो नहीं यार, जितने याद आ रहे हैं मैं उतने बता देता हूँ कि जो मैं देखता हूँ इन्वेस्ट करने से पहले बड़े अमाउंट्स को, छोटे अमाउंट्स में उतना ध्यान देते नहीं है। अब मैं छोटे अमाउंट्स को इन्वेस्ट करना बंद ही कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है जब छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं ना, कंपनी पे ध्यान होता नहीं, अल्टीमेटली पैसा डूब जाता है। अगर 20-30-50% लॉस में पास्ट में बहुत बेच के आए, पिछले हफ्ते बेच के आए, अगर आप डेली देखते हो तो आपको पता होगा। तो भाई आरओई देखना है, आरओई एटलीस्ट 18-20% से तो ऊपर हो, क्योंकि आरओई जब तक इतना नहीं होगा तो उसके बाद कंपनी ऑर्गेनिक ग्रो नहीं कर पाएगी। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। आपने 100 रुपये कंपनी में लगाए बिजनेस करने के लिए, आप 100 रुपये आपने स्टेक पर रखे कि भाई मैं 100 रुपये लगा के बिजनेस कर रहा हूँ, साल के एंड में आपके पास 90 रुपये हैं या फिर 120 रुपये हैं। अगर 90 रुपये हैं तो आपका आरओई हो गया -10, और अगर 120 रुपये हैं तो आपका आरओई हो गया 20%। तो एटलीस्ट 20% के आसपास का आरओई हो, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी में। कंपनी में अगर सेल्स ग्रोथ होती है, टॉप लाइन की बात हो रही है, तो उससे क्या पता लगता है कि कंपनी डोमिनेट कर रही है, और आप उसके पीयर्स को चेक कर सकते हो कि उसके पीयर्स के कंपैरिजन में आपकी कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। उससे क्या पता लगता है कि आप डोमिनेट कर रहे हो। अगर आप डोमिनेट करोगे, मान के चलो कोई और कंपनी वो 10% से बढ़ रही है और आपकी कंपनी 20-25% से बढ़ रही है, तो जब आप 5 साल बाद देखोगे तो जैसे 100% का मार्केट शेयर था, तो मेजोरिटी मार्केट शेयर उस कंपनी से आपकी कंपनी जो 20-25% से बढ़ रही है वो मार्केट शेयर छीन चुकी होगी। तो भले ही वो प्रॉफिट बनाता रहे, बट अगर उससे मार्केट शेयर ही छिन गया है तो अल्टीमेटली उसको बाहर फेंक देगी ये हाई ग्रोथ कंपनी। तो टॉप लाइन का ग्रोथ बहुत मैटर करता है। आरओई हो गया, टॉप लाइन हो गया, कैश हो गया कंपनी में। इसके अलावा देखना है आपको प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए। 20-25% से नीचे अगर आता है तो वो उसमें परसेंट में रिटर्न बन जाता है, टाइम्स में रिटर्न, ये मेरी फेवरेट लाइन हुई है। परसेंट में रिटर्न बन जाता है, टाइम्स में रिटर्न नहीं बनता है। हम जनरली क्या देखने की कोशिश करते हैं कि भाई पी एक्सपेंशन मिल जाए। तो पी एक्सपेंशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रीजनेबल पे खरीदना होगा। आपको उसके पीयर्स देखने हैं जो इस टाइप की ग्रोथ कर रहे हैं। पीयर्स जनरली नहीं भी हो तो हर एक सेक्टर का एक पी होता है। जैसे कुछ सेक्टर्स होते हैं उनका महंगा ही पी बनता है, तो महंगे पी पे मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट किसी सेक्टर का 20-25-30 का पी है तो पानी नहीं रखा आज, ठीक है भाई, कोई टोक ना मत कि पानी पीते रहते हो पूरे टाइम। तो 20-25-30 का अगर पी है तो वहां से 60 का पी बन सकता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि बाकी सबका 20-25-30 का पी है, ये कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होना शुरू हो गई है, लेकिन इसका पी 10-12 का है। तो जब उसका पी 10-12 से 20-25-30 का होगा तो वहां से 2-3-4 गुना आपका ऑलरेडी बन जाएगा। उसके बाद अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका 4 गुने पे डबल होगा। तो भाई आपका 100 रुपए का 200 रुपए नहीं होगा, आपका 100 रुपए का सीधा 800 रुपए हो जाएगा। पास्ट में हमने ऐसा एक शेयर के साथ किया था, बार बार क्या नाम लूं, आपको पता है कौन सा शेयर था। तो वैसे करके देखना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे आपको मिले। और 2 क्वार्टर आप देखो, 2 क्वार्टर अगर परफॉर्म नहीं करती है कंपनी तो आप उससे बाहर हो जाओ, उसको बेच के दूसरी कंपनी को तलाशो। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि भाई इस वजह से टेम्परेरी बेसिस पे इसका बिजनेस फ्लॉप हुआ है, अल्टीमेटली ये ठीक हो जाएगा। और सभी का फ्लॉप है, खाली इसका फ्लॉप नहीं है, ऐसे करके देखना चाहिए। बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2-3 क्वार्टर अगर मिस हो जाते हैं कंपनी से हाई पी वैल्यूएशन पे, तो वहां से पी क्रैश कर जाता है। तो आपको एकदम से अलर्ट हो जाना है कि भाई 70-80 पी की अगर मैंने कंपनी ली है और इसके 2 क्वार्टर खराब गए, तो वहां से आप अपना पैसा निकाल के बाहर करो। जब होगा, जब देखा जाएगा, बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब हाई पी होता है और ग्रोथ नहीं आता है तो मार पड़ती है पी में। 70 का पी 20-30-40 का रह जाता है, उसमें आपका पैसा आधा रह जाएगा। कब तक क्लियर रह जाएगा, जब तक कि वापस ग्रोथ नहीं आ जाता। ग्रोथ आ भी जाए, चलो भाई कोई ना कोई बात करता ही रहता है घर में, ग्रोथ आ भी जाए तो पी एक्सपेंशन इतनी जल्दी नहीं होता है, क्योंकि पी एक्सपेंशन होता है भरोसे पे, ग्रोथ का भरोसा, लोगों का कितना भरोसा है कंपनी ग्रो करेगी, उस पर होता है पी एक्सपेंशन। तो इसके अलावा देखते हैं, काइंडली रिव्यू माय स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम, केएसबी पंप, एमटीएआर, ऊनो मिंडा, टाटा एलेक्सी। केएसबी पंप और एमटीएआर के बारे में अभी मैंने करेंटली पढ़ा नहीं है। परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में बताया था, बहुत अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर में आपको रीजनेबल पी पे मिलती है। मिड कैप में आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं भाई, एफडी तोड़ के अगर पैसा ला रहे हो तो कुछ परसेंट इसका इसमें डाल सकते हो, क्योंकि ये कंपनी बड़ी हो चुकी है, ट्रस्ट पर दी है, अपने सेक्टर में अच्छा नाम रखती है, अच्छा मार्केट शेयर रखती है, और फ्यूचर में काफ़ी सारे जो इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसको अपना माल बेचेगी, मतलब सॉफ्टवेयर बेचेगी। इसके अलावा बात करते हैं ऊनो मिंडा की। ऊनो मिंडा के बारे में हमने पास्ट में भी बात की है। फंडामेंटली काफ़ी अच्छा लगता है देखने में स्टॉक। बिजनेस क्या है, बेसिकली जो प्लग्स वगैरह होते हैं, आप अपने बाइक का अंदर कुछ प्लग देखोगे या फिर कुछ ऐसा एडजस्टमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक, वो सारा सामान में ऊनो मिंडा काफ़ी अच्छा डोमिनेट करता है।
टाटा एलेक्सी एक्सीलेंट कंपनी है, आपको कभी सस्ती मिलेगी नहीं, अभी भी मेरे हिसाब से 50-52 के पी के आसपास होगी। ये बेसिकली 2-3 बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, जिसके बारे में मैंने पास्ट में भी बात करी है। बिजनेसेस क्या हैं? एक तो इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, दूसरा ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस के अंदर सॉफ्टवेयर का बिजनेस है। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होती हैं उसमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होता है जो हमारी बॉडीज़ का, उसमें टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट होता है वो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। फ्यूचर एस्पेक्ट्स अगर देखें तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, और टाटा की गाड़ियों में तो टेक्नोलॉजी भरपूर यूज़ हो ही रही है, तो वहाँ से अच्छा ग्रोथ दिखता है, आप देख सकते हैं। तो परसिस्टेंट सिस्टम, उनो मिंडा और टाटा एलेक्सी में अगर मैं होता तो मैं परसिस्टेंट सिस्टम और टाटा एलेक्सी को पकड़ता, क्योंकि उनो मिंडा मेरे को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है इसका बिजनेस मॉडल, तो इस वजह से। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, बिलकुश मीना 3283 बोल रहे हैं, आई बॉट 469 एंड सोल्ड 45% एट 1300 आर डे बिफोर लोअर सर्किट। ये केसॉल्स की बात कर रहे हैं, तो भाई केसॉल्स में हमारा व्यू बसंत सर से थोड़ा सा डिफरेंट था। आई एम अ फैन ऑफ बसंत सर, इसमें आप वो मत करना कि यार उनसे अलग डिफरेंट व्यू कैसे हो गया। उन्होंने बोला कि यार अगर आपको समझ में आता है तो आप लो, तो भाई मेरे तो समझ में आता है। हाई ग्रोथ कंपनीज को मैं जब तक राइड करता हूँ जब तक उसका ग्रोथ खत्म ना हो जाए। उन्होंने बोला कि वो ग्रोथ स्टिल मतलब रह नहीं सकता, आगे चल के बिगड़ेगा। भाई जब बिगड़ेगा जब हट जाएंगे, अभी अगर बाई चांस अगर नहीं बिगड़ता है तो भाई मेरा तो 10 गुना होने से रह जाएगा ना, तो इस वजह से मैं तो उसको राइड करूंगा। थोड़ा बहुत लॉस होगा तो भाई एलोकेशन इतना ज़्यादा नहीं है, झेल लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तो इस पे आते हैं। इन्होंने बोला कि 45% सेल कर दिया है। ये आपको अभी मज़ा आ रहा होगा, 45% सेल कर दिया, लेकिन मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। आई हैव न्यूजन सॉफ्टवेयर स्टिल इन माई पोर्टफोलियो। आज से 1.5 साल पहले जब वो 356 रुपये का था, मेरा परचेज प्राइस वो 400 रुपये का हुआ। मेरे पास जो स्टेक था, मैंने 45% नहीं, मैंने 50% उसे सेल कर दिया था। और जब मैंने 50% सेल किया उस टाइम पे मेरे पास 20% प्रॉफिट भी नहीं था। और अगर आज मैं उसको देखता हूँ तो 356 रुपये का शेयर आज लगभग 900 रुपये के आसपास ट्रेड करता है, जिससे मुझे 150% का प्रॉफिट बनता है। मतलब कि मेरा 100 रुपये 250 रुपये बन गया, मुझे 250% का 250 मतलब 2.5 गुने हो गए मेरे। और अभी भी वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। मतलब अगर बोला जाए कि अभी ग्रोथ शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी आगे है, तो भाई उस टाइम पे अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में अब देखता हूँ ना, सबसे बड़ा रिटर्न मेरे को न्यूजन में ही दिखता है। अगर मैं उसको ये 45% आपने बेच दिया, भाई बेचो तो यार पूरा बेच दो, बट कभी ऐसा रहता है ना कि यार मतलब मेरा कॉस्ट मेरी जेब में आ गया है तो प्रॉफिट है, तो वो साइकोलॉजी से भी चल सकते हैं। बट जब ये बढ़ेगा तो आपको एक तरफ से आप मुस्कुरा रहे होगे, एक तरफ से आप रो रहे होगे कि भाई बेच क्यों दिया, एक तरफ से लग रहा होगा वाह भाई पैसा बन रहा है, मजा आ रहा है। तो वो मेरे साथ हो चुका है। अब अगर ये देखो भाई, अगर ये गिरता है तो आपको ये रहेगा पूरा बेच देना चाहिए था, और अगर ये बढ़ता है तो आपको लगेगा मैंने आधा क्यों बेच दिया। तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो भाई मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ, या तो मैं पूरा सेल कर देता हूँ, मुझे समझ नहीं आता तो, और अगर मुझे समझ में आ जाता है तो मैं रिस्क लेके उसे रखता हूँ। जैसे मैं केसॉल्स को रखा हुआ है, भाई मेरे कहने से रख मत लेना, कल को अगर चीज़ें बदल गई तो मैं सेल कर दूंगा, आप बैठे रह जाओगे। अगर मैं अपडेट नहीं कर पाया, चांस हुआ तो अपडेट करूंगा ज़रूर आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, क्वेश्चंस कुछ डालते रहो, क्वेश्चंस लेने में बहुत मजा आता है। अपने किसी फ्रेंड को भेज दो, जैसे फाइनेंस के रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट हो, उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी। मतलब हम ऐसे करके बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई दो दोस्त सामने बैठे हैं। आप देख रहे होगे मेरा जो फॉर्मेट है बात करने का, वो उस तरह का नहीं है कि मैं कुछ रिकॉर्ड करके, मतलब मैं कुछ लिख करके उसको ऐसा डायलॉग कॉपी कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं भाई, कैमरा ओपन किया, जो भी समझ में आ रहा है बात कर रहे हैं, ताकि एक थोड़ा अलग फॉर्मेट आए। इसीलिए आप देख रहे हो बीच बीच में पानी भी पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कभी नाक खुजली खुजली आ गई तो आप वो सब देखते हैं भाई कट क्यों नहीं कर रहा है। तो मतलब यही है कि कुछ ऐसा फॉर्मेट बने, कुछ डिफरेंशिएटर क्रिएट हो कि आपको ऐसा लगे कि यार दो दोस्त मिलके बात कर रहे हैं, तो उससे एक अलग वाइब क्रिएट होगा। और हो सकता है आगे चल के एक अच्छी कम्युनिटी बने कि भाई ऐसे ही करके बात करें नॉर्मली, विदाउट स्क्रिप्ट एंड डायरेक्ट। इसके आपने कैमरा ओपन किया और आपको जो समझ में आया बोला, कुछ ना कुछ फंबल करता हूँ मैं बीच में, आपको देखने में हंसी आती होगी, मजा आता होगा। तो एंजॉय करो उसको, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।